नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और दशाफल 92 हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पाठ जरूर पसंद आता होगा। कभी कभी कहते हैं कि अगर पसंद आता है तो शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए बेल आइकन दबाना होता है। चलिए पाठ को ही आगे बढ़ाएंगे। और अभी महादशा में अंतरदशा की बात हो रही है और हमने पिछले क्लास के अंत में कहा था कि जन्मकालीन दशा के ऊपर हम पाठ लेकर के आएंगे, जो एक शोध का विषय है और हमको उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं YouTube के माध्यम से वो नहीं हो पाता। उसका कारण क्या होता है कि अभी तक तो फिर भी हम आपके जवाब देते हैं और सक्षम हैं देने में, लेकिन आगे हो सकता है कि हजारों में अब जवाब अभी ही हो गया है, तो आगे कितने जवाब दे पाएंगे, इसके लिए कभी कभी लाइव प्रोग्राम लेकर के आते हैं, तो वहां भी आप अपने प्रश्न पूछते रहेंगे। तो आज कहते हैं कि राहु में बुध की दशा क्या फल करेगा। हमको पता नहीं है कि पत्रिका कौन से लग्नों की है, तो क्या हम समझ सकते हैं राहु में बुध की दशा? और यदि लग्न पता भी हो जाए तो ये पता नहीं चल पाता है कि कौन से लग्न में राहु सूर्य के साथ है, अलग है, चंद्रमा के पास है, मतलब ये आप समझ सकते हैं कि बहुत, तो लाखों पत्रिका यदि लगा करके भी बता दें तो भी कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन हम जिस तरह से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यदि इस विशेष सूत्र को समझ सकें तो हमको उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से पाठ को समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब ये बुध अंतरदशानाथ हमेशा वर्तमान समय का रिजल्ट अंतरदशानाथ करता है और इसको 100% आप लोग जान लीजिए। ये नहीं कि प्रत्यंतर दशा समझिए, महादशा समझने के लिए है, लेकिन अंतरदशानाथ विशेष रिजल्ट के लिए जो वर्तमान समय है उस समय पर आपको विशेष फल देता है। तो ये समझ में आ गया। लग्न लिख रखा है तो पिछले क्लास में बताया था कि महादशानाथ कहाँ है ये भूल जाइए, लेकिन अंतरदशानाथ यदि छठे, 8वें और 12वें में है तो इसको नॉट गुड बोलेंगे, अच्छा नहीं बोलेंगे, और छठे, 8वें और 12वें का परिणाम ग्रह के गुण स्वरूप के अनुसार बता देंगे तथा जिस भाव में है उस भाव के कारकत्व को सम्मिलित करते हुए बता देंगे। यहां तक हम लोगों ने समझ लिया था। ये भी समझ लिया था कि अंतरदशानाथ यदि शुभ ग्रह हो तो उससे विशेष घबराना नहीं चाहिए, लेकिन यदि अंतरदशानाथ अशुभ ग्रह हो तो सावधानी की विशेष जरूरत होती है। हम ये नहीं कहेंगे कि अंतरदशानाथ शुभ ग्रह हो तो सावधानी रखिए ही नहीं। तो उस सावधानी को समझने के लिए हम लोगों के पास जरूरत है कि पत्रिका में फिर से लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। स्वामित्व और स्थिति, इस दो बातों को ध्यान में रखेंगे। इसके पहले पाठ में दो ही बात बताए थे, स्वामित्व और स्थिति, और आज एक चीज और जोड़ देते हैं, प्रभाव। अब ये प्रभाव जब हम कभी भी लिखें तो आप लोगों को समझना है युति, दृष्टि, कर्तरी, ये सभी बातों को समझना है। तो आखिर में जाकर के यदि हम इस चीज को किसी भी लगन में प्राप्त कर लेते हैं तो रिजल्ट किस मार्ग से देना है ये आपके समझ में आ जाएगा।
मान लीजिए कि हम कहें कि मिथुन लग्न की पत्रिका है, तो स्वयं लग्नेश ही बुध है। कन्या लग्न की पत्रिका है, लग्नेश ही बुध है। अच्छा, शनि के लग्नों में और शुक्र के लग्नों में भी बुध की स्थिति बहुत खराब नहीं होती। दस, 11, 12, 1, 2, 3 और यहां 6। अगर ये मकर लगन है, और यदि ये कुंभ लगन है, तब क्या हो जाएगा? कितना फर्क हो गया ना दोनों में। मकर लगन में ये जो कन्या राशि है ये भाग्य स्थान में था, और कुंभ लगन में ये क्या हो गया? अष्टम स्थान में आ गया। तो अब मूल त्रिकोण कहां फंस गया? अष्टम में। तो अष्टम का विशेष प्रभाव रखता है। तो आज के पाठ में समझिएगा कि मूल त्रिकोण कहां है, ये जानना जरूरी है। और ये किसके अंतर्गत आता है? स्वामित्व के अंतर्गत। अर्थात इसको पांचवें के साथ साथ छठे, आठवें का स्वामित्व प्राप्त है। तो अपने प्रभाव में ये आठवें का गुण भी लेकर के चलेंगे। लेकिन मकर राशि में चूंकि उसको नवें का स्वामित्व प्राप्त था, तो वो विशेष नवें का प्रभाव लेकर के चलते छठे के अपेक्षा। तो ऐसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लेंगे। ये नहीं कि शनि बुध का मित्र है, भाई है, लेकिन उसकी अपनी स्थिति और परिस्थिति भी तो है। क्या वो आपको सहयोग करने में सक्षम है या नहीं है? और ये सारी बातें स्वामित्व और स्थिति से ही पता चलेगा। तो चलिए, अब ये कई मतलब हमने जब शनि के लग्नों में बता दिया, आप सारे लग्नों को आप लोग यदि प्रैक्टिस करते हैं तो कीजिए। मेष से लेकर के ना कुंभ तक, मीन तक बना लीजिए सारे लगन, देख लीजिए वो कहाँ का स्वामित्व रखता है, मूल त्रिकोण उसका कहाँ है। और अब अपने मन में विचार कीजिए कि हमने आपको क्या पढ़ाया, और फिर उसको कहीं स्थित कीजिए, या किसी की पत्री ले लीजिए, मेष लगन की, वृष लगन की, सभी लग्नों की। कोशिश तो है कि आगे कई लग्नों के पत्रिका के ऊपर भी दशा डिस्कस करें। चलिए, तो अब ये है आठवें में, स्वामित्व आठवें का है और पांचवें का है। तो साहचर्य के नियम से इसको हम बहुत अशुभ ग्रह तो कह ही नहीं सकते, लेकिन क्या ये छठे का फल नहीं करेगा या छठे का प्रभाव नहीं रखेगा? हम इसको कहते हैं प्रभाव रखना, तो जरूर रखेगा। और आप ये भी जानते हैं कि ये अधिकांश पत्रिका में चूंकि सूर्य से बहुत दूर नहीं होने के कारण साथ साथ ही चलता है। तो एक अष्टम का भी गुण होता है तोड़ना फोड़ना, और सूर्य का भी गुण होता है तोड़ना फोड़ना। तो क्या ऐसे स्थिति में यदि कहीं बैठेगा तो उस भाव से संबंधित फलों में कमी दिखाई देगी? संभव है। चलिए, तीसरा चीज हमने कहा कि बुध चूंकि सौम्य कहा गया, क्यों? जब एक बार आपने कलम उठा के ये बात बता दी, लिख दी कि बुध शुभ के साथ शुभ और अशुभ के साथ अशुभ,
और फिर पीछे पलट के देखते हैं तो देखते हैं कि हमेशा तो लोग अशुभ ही कहेंगे। क्यों तो हमेशा ये सूर्य के साथ ही रहता है, और उसके बाद भी राहु केतु मंगल शनि अलग से 4 अशुभ ग्रह है, तो बहुत कम पत्रिकाओं में ये शुभ दिखाई देगा। इसीलिए आप किसी भी होरा में जाइए, सारावली में जाइए, जातक तत्व में जाइए, तो सौम्य शब्द का प्रयोग कर दिया, और सौम्य का मतलब ही बुद्ध हो गया, ताकि आप इसके विषय में जो मन में बहुत प्रकार के विचार आएंगे कि ये बड़ा अशुभ है, वो आपके मन से समाप्त हो जाए। लेकिन फिर भी लोगों के मन से समाप्त नहीं होता। चलिए, तो अब बुद्ध को हम यहां सौम्य मान करके चलते हैं, लेकिन ये भी नहीं भूलिएगा कि काल पुरुष के पत्रिका में ये तृतीयेश और षष्ठेश होता है। क्या क्या हमको याद आ जाए किसी के भी पत्रिका को देखते समय, ये ज्यादा जरूरी। काल पुरुष को भी याद रखना है, और काल पुरुष के पत्रिका में ये मेष लगन की पत्रिका है, आप लोग बना करके समझ सकते हैं। कभी कभी लिख देते हैं कि बहुत लोग आज ही आए और आज से शुरू किया, तो उनके भी समझ में आए। तो ये काल पुरुष के पत्रिका में बुद्ध तीसरे और 6th का लॉर्डशिप रखता है। अब क्या है, तो इसका मतलब है कि जब ये अंतरदशाओं में आएगा तो इस दोनों का भी फल नेचुरली दे सकता है। अर्थात इसकी दशा तृतीयेश और षष्ठ आपकी पत्रिका में कहीं भी बैठा हो बुद्ध, वो तीसरे और छठे को न देख रहा हो, न यहां बैठा हो, उसके बाद भी तीसरे और छठे का फल दे सकता है। लोग कहते हैं बीमार कैसे पड़ गए। अच्छा, बहुत कुछ आम है, लेकिन लोग उसको समझना नहीं चाहते। बहुत लोग किताब लिखने में व्यस्त हैं, तरह तरह के राइटर का किताब ला करके आप पढ़ेंगे कि यहां दशा के विषय में बहुत अच्छा लिखा गया, 250 रुपए का किताब है, और जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि क्या पढ़ लिया मैंने। तो पता नहीं कैसे लोग सोच रहे हैं। काल पुरुष तो समाप्त हो गया है, लोग इसकी चर्चा कहां करते हैं। 1% चर्चा इसकी नहीं होती है, जबकि इसके चर्चा के बगैर पाठ ही नहीं होना चाहिए या ज्योतिष की बात ही नहीं होना चाहिए। चलिए, तो आप लोग समझ गए ना कितना प्रभाव रखता है। तो ये तीसरे और छठे का परिणाम बिना कहे देने लग सकता है। अब आखिर में आज आप लोगों को बताएंगे कि पिछले क्लास में समझा था लग्न से, और आज मान लीजिए कि राहु यहां स्थित है। दो विषयों को समझिएगा, या आज ऐसे ही यहीं बता देते हैं, अगले में फिर बता देंगे। राहु यहां स्थित है और बुध यदि छठे, 8वें और 12वें में स्थित हो। अब इसमें भी देख लीजिए भेद हो गया। अब इसमें भी भेद हो गया, तो इसको कैसे समझेंगे। अब ये लग्न से चतुर्थ है, इट मीन्स कि पहले जो बोला था वो अच्छा फल करेगा, करना चाहिए, लेकिन ये दशानाथ से 12वां है, तब अब क्या कहें। चलिए, ये समझ में आ गया, बताएंगे आपको। लग्न से छठा है, लेकिन क्षमा चाहेंगे, लग्न से 10वां है, लेकिन दशानाथ से 8वां है, अब क्या कहेंगे।
लग्न से 12वां है और दशानाथ से 8वां है, अब क्या कहेंगे? तो आप ही बताइए कि इस तीनों बुध में सबसे खराब फल कौन करेगा? तो सबसे खराब फल ये वाला बुध करेगा। क्यों करेगा? तो कई लोग कहेंगे कि यहां वो नीच का हो जाता है। सही बात है, ये भी हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन नीच उच्च का प्रभाव कितना होता है ये आपको जानने की जरूरत है। लेकिन ये चूंकि लग्न से 12वां, दशानाथ से 8वां है, इसीलिए ये ज्यादा निगेटिव फल करेगा और निगेटिव फल ही करेगा। क्योंकि इसकी दृष्टि भी कहां पहुंच रही है? छठे के ऊपर। अपने घर को देख रहा है। अगर अपने घर को, मान लीजिए कि कोई अपने घर में बम बारूद रखा है, तो उसी की निगरानी कर रहेगा ना। तो समझना बहुत जरूरी है। छठे, 8वें, 12वें को लोग समझना ही नहीं चाह रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा अलग से छठे, 8वें, 12वें का कई उदाहरण लेकर के आऊंगा आपके पास। तो क्या अब ये वाला 12वां कितना फल खराब करेगा? तो ये वाला जो 12वां है, इससे हम आराम से कहते हैं 50% 50% बोल दीजिए। आगे आप लोग बढ़िए ना, तो 50% कब अच्छा और 50% कब खराब, ये भी समझने लगेंगे। तो हम लोगों को इस विषय को जानना जरूरी है कि हम सिर्फ लग्न से ही नहीं, दशानाथ से भी उसके स्थिति को चेक करें। अब आगे आप लोग देखिएगा कि कितना, अभी प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए और इस चीज को लागू करके देखिए। अगले क्लास में अगला जो पाठ आएगा उसमें प्रभाव की बात कर लेंगे। तो समझ सकते हैं ना कि आप तीनों को जोड़ करके पढ़िए। फिर पहले अलग अलग पढ़िए, फिर तीनों को एक साथ जोड़ दीजिए और फिर पढ़ लीजिए। 100% समझ में नहीं आना है। और जिनको लाइफ टाइम कंफ्यूज रहना है, उनके लिए, जिनको उच्च नीच अस्तर बकरी ही समझना है, उनके लिए हमारा पाठ नहीं है। चलिए, आप लोग अपना समय और सहयोग देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज विषय को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।